मैं प्रशांत मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हम लोगों की टीम का अच्छा सहयोग दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ कुछ नया, कुछ नए तरीके से। आइए तो हम चर्चा करते हैं हिंदी की। हिंदी विषय के बारे में हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ जानने का प्रयास किया था, काफ़ी कुछ जाना था। तो हिंदी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हिंदी या कोई भी दूसरी भाषा आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको शब्दकोश आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास शब्द नहीं होगा, शब्दकोश नहीं होगा, शब्दों के अर्थ नहीं होंगे तो आप उसको समझने में असमर्थता रखेंगे अपने पास, हाँ, समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपका ज़रूरी है कि आपके पास शब्दकोश हो। जैसे बहुत सारे हिंदी में लोग कह देते हैं कि हिंदी बड़ी ही अच्छी भाषा है, बड़ी ही सरल भाषा है, तो इतना ज़्यादा इसे सरल भी नहीं मानना है ना। और कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी टीम आपके साथ है, आप मेहनत करेंगे, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। कभी तकनीक के माध्यम से, कभी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। तो हिंदी को बहुत लाइटली नहीं लेना है और हिंदी बहुत टफ होती है। एक जोक मुझे याद आ रहा है कि एक टीचर थे, उन्होंने कहा अपने स्टूडेंट से कहा कि राम स्वरूप बीमार हुआ, फलस्वरूप मर गया। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर राम स्वरूप जब बीमार हुआ है तो फलस्वरूप कैसे मर सकता है। तो उन्होंने बताया अपने स्टूडेंट से कि भाई इसका अर्थ ये होता है कि राम स्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। तो स्टूडेंट बोलता है ले, जो बीमार हुआ वो नहीं मर रहा, तीसरा मर गया। तो कुल मिला के बात यह है कि हिंदी को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके शब्द जो होते हैं उनका ज्ञान होना हमें आवश्यक है ना। तो शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि पूजा पाठ इत्यादि अपन करते हैं, तो जब पूजा पाठ इत्यादि अपन करते हैं तो बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं, बहुत सारी चौपाइयाँ, दोहे, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होता है, जो हमें अर्थ नहीं पता होता है। एग्ज़ाम में एग्जैक्ट हमारे साथ यही होता है। एग्ज़ाम में भी हमारे साथ यही होता है। जब हम हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने वाले होते हैं तो बहुत सारी माइनर मिस्टेक हम कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है, जिसे हम मान कर चलते हैं कि वो सही है और रिजल्ट में हमें उसके मार्क्स नहीं मिले होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमें उन शब्दों का अर्थ पता नहीं होता है। जैसे एक कवित्त रचना थी, बहुत अच्छी रचना है कि शेष महेश दिनेश सुरेश गणेशों जाहि निरंतर गावें, आदि अनादि अखंड अनंत अवेद सुवेद बतावें, नारद शेषुक व्यास रटे पचिहारे तौ पुनि पार न पावें, अताहि अहीर की छो हरियाँ छछियाँ भरी छाछ पे नाच नचावें। तो इस तरह की जो रचनाएं होती हैं, अब ये जो रचनाएं हैं, कवित्त है, सवैया है, दुर्मिल है, मत्तगेंद है, कोई भी वार्णिक छंद है, मात्रिक छंद है, जब ये हमारे सामने आ जाता है तो हमें उसका अर्थ ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमें अर्थ पता नहीं होगा तो हम इसे किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, तकनीक हमारे पास हो सकती है, लेकिन शब्दकोश हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक सीधी सी बात बताना चाहूँगा कि हिंदी सीखने के लिए आप प्रारंभिक रूप से तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये अपने से आप तैयार करते जाइए, मेहनत करते जाइए। बाकी जो हमारे पास होगा ट्रिक के माध्यम से उसे आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। और जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हिंदी के लिए। तो पिछले लेक्चर में एक प्रश्न किया था मैंने, प्रश्न था कि भारत में संस्कृत कहाँ कहाँ बोली जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसमें एक रवि कुमार मिश्रा जी हैं, एक रोशनी गौतम जी हैं, इन्होंने अपने हिसाब से उत्तर देने का प्रयास किया। तो रवि कुमार मिश्रा जी ने बताने का प्रयास किया था कि नेपाल में भी बोली जाती है। भाई मैं भारत में पूछ रहा हूँ, भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, है ना। तो पीछे जो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है उसमें आपको देखते जाना है और उस माध्यम से आपको पता चलेगा कि भारत में संस्कृत कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो आइए चलते हैं हम और जानने का प्रयास करते हैं। तो संस्कृत बोली जा रही है भारत में कर्नाटक, बेंगलोर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है मत्तूर। कौन सा गांव है? मत्तूर गांव नाम है और वो संस्कृत गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो दैनिक जीवन शैली में संस्कृत का बखूबी प्रयोग करते हैं।
इसी के पास दूसरा एक गांव है जो नज़दीक ही पड़ता है, होसहल्ली नाम है इसका। होसहल्ली मत्तूर के नज़दीक ही एक गांव है जो प्राथमिक भाषा के रूप में संस्कृत के प्रयोग के लिए जाने जाता है। और इसमें गामका एक कला होती है। गामका कला का मतलब ये है कि वहाँ के कर्नाटक के लोगों की एक कला है गामका, जो प्राचीन संगीत के लिए जानी जाती है। और उस प्राचीन संगीत के समर्थन में ये लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? यदि समझ में आ रही है तो ओके का बटन आपको दबाते जाना है, ओके बताते जाना है। मैं आपको और आगे लिए चलता हूँ। अब इसके बाद हम चलेंगे उड़ीसा। उड़ीसा जब हम चलेंगे तो गजपति जिले के पास, उड़ीसा में गजपति जिले के पास एक गांव है सासना, जहां अधिकांश निवासी ब्राह्मण हैं और लगभग ये मान के चलिए कि 50 से 60 घर की उनकी बस्ती है वासना में, है ना। और वासना के नज़दीक ही उन्होंने अपने गांव का नाम चेंज कर दिया है। संस्कृत से पहले इस गांव का नाम वासना था, उसे उन्होंने सासना कर दिया है, क्योंकि वासना का अर्थ आप लोग जान चुके हैं। ये एक शब्द आया था आपके भूगोल में भी और इतिहास में भी, है ना। इतिहास में सर जी ने बताया था। इसके बाद अपन चलते हैं, अगला गाँव है अपना स्टेट है अगला मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में अपन चलेंगे बघुआर। कहाँ चलेंगे अपन? बघुआर एक जगह है जो करेली तहसील नरसिंहपुर में पड़ती है। नरसिंहपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर वहाँ के गांव के निवासी हैं। वो जो संस्कृत बोलते हैं और परंपरागत रूप से संस्कृत बोलते चले आ रहे हैं। दूसरा एक गांव है मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है झीरी, और जो राजगढ़ जिले में पड़ता है। लगभग वहाँ 1000 से 1500 की आबादी है। वहाँ के दैनिक जीवन में संस्कृत बोली जाती है। शिक्षक हो, बच्चे हों या किसी भी प्रकार का प्रोफेशन हो, है ना, बूढ़े और जो लड़के लड़कियाँ कोई भी हो, वो संस्कृत का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2 जगह मुख्यतः बोली जाती है संस्कृत। मैंने आपको बताया, एक झीरी हो गया और दूसरा जो आपका हो गया गाँव बघुआर हो गया। अब इसके आगे अपन चलेंगे तो राजस्थान भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में स्थित गानोद गांव है। वहाँ पे अधिकांश लोग संस्कृत बोलते हैं। अधिकांश का मतलब ये कि जो कुल आबादी है उसका 70 से 80% लोग संस्कृत बोलते हैं। अब इसके बाद राजस्थान के बाद हम चलते हैं उत्तराखंड, जहाँ पे संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में संस्कृत कहाँ कहाँ बोली जाती है। इसके अलावा छुटपुट कई और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संस्कृत बोली जाती है, जैसे केरल के कुछ गाँव हैं, है ना। तो वहाँ के निवासी आए थे कर्नाटक, तो केरल से चलकर संस्कृत आई। इस प्रकार से भारत में कई जगह में संस्कृत बोली जाती है। इस प्रकार जो संस्कृत है तो ये हमें अपने प्राचीन होने का, सनातन धर्म के प्राचीन होने का, सर्वश्रेष्ठ होने का, मधुर होने का एक प्रकार से क्या देती है? संकेत देती है। तो ये थी बात किस वीडियो की? जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संस्कृत कहाँ बोली जाती है, प्रश्न था, उसका ये उत्तर था। अब आइए ब्लैक बोर्ड और मार्कर की सहायता से आगे बढ़ते हैं और हम आपको ले चलते हैं अपनी नई चीज़ों की ओर। आइए दोस्तों, तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि संस्कृत कहाँ कहाँ बोली जाती है भारत के अंदर। अब हम चलते हैं अपने पुराने विषय की ओर जहाँ से हमने छोड़ा था, है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि भारत में कितने भाषा परिवार बोले जाते हैं और उनमें कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो पहले मैंने जो भाषा परिवार आप लोगों को बताया था, उस भाषा परिवार में पहला जो भाषा परिवार था वो आर्यन भाषा परिवार था। ठीक है, कौन सा भाषा परिवार था? आर्यन भाषा परिवार। अब आर्यन भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषाएं हैं और ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो इनमें कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं, इसी का आर्यन भाषा परिवार में आपने, आर्यन भाषा परिवार को ही आपने अपने रफ कॉपी पर लिखा होगा। इसमें एक नाम और जुड़ा है, इंडो आर्यन भाषा परिवार। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो इसमें बोली जाती है आपकी संस्कृत, नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग, हिंदी, उर्दू, कोंकणी, ठीक है, संस्कृत, हिंदू, उर्दू, कोंकणी, नेपाली, असमिया,
गुजराती, गुजराती इत्यादि। तो ये जो भाषाएं हैं ये इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषाएं हैं जो इस परिवार के अंतर्गत आती हैं। अभी इसमें और हैं तो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कोंकणी, नेपाली, असमिया, गुजराती इत्यादि भाषाएं हैं। अभी इसमें आपकी कश्मीरी आ जाती है, पंजाबी आ जाती है, सिंधी आ जाती है ना, और एक भाषा और आती है मराठी। ये सारी भाषाएं इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। दूसरी भाषा के लिए हम चलते हैं और दूसरी भाषा परिवार हमारा जो था वो था द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार था? द्रविड़ भाषा परिवार। और द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार ये दक्षिणी भारत में बोले जाने वाला भाषा परिवार है। इसमें कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है वो अपन देखते हैं। तो इसमें सम्मिलित भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। इसके बाद है अपनी मलयालम, तुलु भाषा, एक भाषा आती है तुलु भाषा आती है। एक भाषा आती है कुड़ुख, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। कुड़ुख भाषा आती है। कुड़ुख भाषा को ही उरांव भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? कुड़ुख को ही उरांव भाषा कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एसआई के लहजे से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुड़ुख भाषा हो गई। इसके बाद होती है गोंडी। गोंडी एक भाषा है। एक भाषा और होती है ब्राहुई या इसी को कहते हैं ब्राह्वी, ठीक है। ये भी भाषाएं हैं जो कि द्रविड़ भाषा परिवार में बोली जाती हैं। अब जो ये उरांव भाषा है या कुड़ुख भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? ये ज़्यादातर नेपाल के जो क्षेत्र हैं, है ना, नेपाल से जो लगे हुए क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पे बोली जाती है। भूटान के आसपास बोली जाती है और आज भी बांग्लादेश में इस भाषा को अपनाया जाता है या बोला जाता है, ठीक है। तो ये भाषा हो गई आपके द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो बोली जाती हैं वो ये हैं, है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और फिर ये मलयालम, तुलु भाषा, कुड़ुख, उरांव, ये सब आपको क्या करते जाना है? नोट डाउन करते जाना है। तीसरा भाषा परिवार जो है द्रविड़ भाषा परिवार के बाद आता है ताई कढ़ाई भाषा परिवार। मैंने आपको बताया था सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, अब बाद में उसे ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ताई कढ़ाई भाषा परिवार, ठीक है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत छोटे स्तर पर ये बोली जाती है। ताई कढ़ाई जो भाषा परिवार है ये मुख्यतः प्रभावित किससे है? चीन से प्रभावित है। चीन आंचलिक जो क्षेत्र है आज भी भारत में, वहाँ ये भाषा बोली जाती है। जहाँ पे ये चीन का बॉर्डर लगता है एक तरह से भारत के आसपास के उस क्षेत्र में, सबसे बड़ी सीमा जो यहाँ पे लगती है, वहाँ के इस क्षेत्र में तिब्बत के किनारे किनारे भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये बोली जाती है। मध्य भारत में भी इसकी कुछ प्रजातियां हैं जो मध्य भारत में, अपने यहाँ जो कुछ प्रजातियां हैं मध्य भारत में रहती हैं, आदिवासी प्रजातियां, वो भी ताई कढ़ाई भाषा परिवार में बोलते हैं। अब ये ताई कढ़ाई जो भाषा परिवार है ये सुरभेदी भाषा परिवार कहलाता है। सुरभेदी भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। सुरभेदी भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूँ और वो है पंजाबी। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये ताई कढ़ाई भाषा परिवार है, ठीक है ना, ये इंडो आर्यन भाषा परिवार के हैं। मैं आपको सुरभेदी का एक एग्जाम्पल देने आ जा रहा हूँ। सुरभेदी का मतलब होता है कि जब भी कभी आप सामान्य तौर पे वार्तालाप करते हो तो एक तर्ज, एक लय मिलती है हमें। जैसे आपने देखा होगा पंजाबियों को अगर गुस्सा आता है तो वो तर्ज में ही बोलते हैं, ओए मैं तनु छड्डांगा नहीं, इस तरह का वो प्रयोग करते हैं। और जब इस तरह का प्रयोग करते हैं तो आपको समझ में आता है ना कि एक सुर लग रहा है, एक सुर लग रहा है। तो इस प्रकार से, हाँ मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि थोड़ा सा अपन मिमिक कर लिए हैं तो थोड़ा सा हंसना भी जरूरी होता है, फ्लो बना रहता है। तो ये ताई कढ़ाई भाषा परिवार
ठीक है ना। तो ताई कड़ाई जो भाषा परिवार है, इसकी जो भाषाएं हैं वो आदिवासी क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कौन कौन सी भाषाएं बोलेंगे। या सुरवेदी जो भाषाएं होती हैं, अपने बघेलखंड में भी एक सुरवेदी गान गाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विरहा कहते हैं। कान दबा के वो गाते हैं ना वो लोग, तो कान दबा लेते हैं और गाते हैं। तो इसमें ऐसी कुछ भाषाएं इंक्लूडेड नहीं हैं। हालांकि ये 73 प्रकार की भाषाएं हैं इसमें, लेकिन वो ज़्यादा अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ताई कड़ाई भाषा परिवार हो गया। अब ताई कड़ाई भाषा परिवार के बाद अपन चलते हैं सिनो तिब्बत भाषा परिवार। कौन सा चलते हैं? सिनो तिब्बत भाषा परिवार, ठीक है। सिनो तिब्बत भाषा परिवार, या इसे चाइना तिब्बत भाषा परिवार भी कहते हैं, ठीक है। इसे चीन तिब्बत भाषा परिवार भी कहते हैं। सिनो तिब्बत या चीन तिब्बत भाषा परिवार भी कहते हैं। इसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं वो पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत में आपने भूगोल में पढ़ा होगा, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, वहीं उन पहाड़ियों के नाम से भाषाएं भी चलती हैं। जैसे आपने पहाड़ियों का नाम सुना होगा, गारो, खासी, बोडो, है ना। इस तरह की ये भाषाएं हैं जो कि सिनो तिब्बत भाषा परिवार में बोली जाती हैं। इनके अलावा और हैं जैसे दिमासा, कचारी, दिमासा कचारी के अलावा है तीवा, कोक बोरोक इत्यादि ये भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। गारो, खासी, बोडो, दिमासा, कचारी, तीवा, कोक, बोरोक। यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो थोड़ा सा आप अपने वीडियो में इसका साइज फुल कर लीजिएगा और 360 पे कर लीजिएगा तो आपको दिखाई देने लगेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगली बार अच्छे से लिखने का प्रयास करता हूँ। गारो, खासी, बोडो, दिमासा, कचारी, तीवा, कोक, बोरोक इत्यादि ये भाषाएं किसमें बोली जाती हैं? सिनो तिब्बत भाषा परिवार की भाषाएं हैं और यहाँ पे अपनाई जाती हैं। ये जो गारो है और ये जो बोडो है, ये दोनों संयुक्त रूप से मेघालय के आसपास बोली जाती हैं। कहाँ बोली जाती हैं? मेघालय के आसपास बोली जाती हैं। ये कोक बोरोक मणिपुर की भाषा है। कहाँ बोली जाती है? मणिपुर की भाषा है। तो इस प्रकार से ये पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इसके अलावा कुछ और भाषाएं हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, जैसे कोच है, रूगा है ना। जैसे कौन सी हैं इसी में? कोच, रूगा, ठीक है। कोच, रूगा, राभा भी एक भाषा है, इसी में बोली जाने वाली है। और मोरान, और एक कौन सी भाषा होती है? मोरान। इस प्रकार से सिनो तिब्बत भाषा परिवार की ये भाषाएं हो गई हैं। आप ये नोट डाउन करते जाइएगा, बड़ी मुश्किल से ये भाषाएं मिली हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे अपन चलते हैं। सिनो तिब्बत भाषा परिवार के बाद अपना आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। कौन सा आता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो सबसे महत्वपूर्ण भाषा इसमें बोली जाती है वो है संथाली। कौन सी भाषा बोली जाती है? संथाली। एक भाषा और है जिसे क्या कहते हैं? हो। कौन सी बोली जाती है? संथाली, हो। और एक अगली भाषा आती है आपके इसी में जो सम्मिलित की गई है, अगली भाषा है आपकी मुंडारी, खड़िया। कौन सी है? मुंडारी, खड़िया। तो इस प्रकार की ये कुछ भाषाएं हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, यानी ये भारत के आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। और इस भाषा परिवार में संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया, सावरा, एक और आती है सावरा। और इसमें कुछ विद्वानों ने खासी को भी सम्मिलित किया है। कुछ विद्वानों ने किसको सम्मिलित किया है? खासी को भी सम्मिलित किया है। अब जो ये संथाली भाषा है ये संथाल जनजाति द्वारा बोली जाती है।
किसके द्वारा बोली जाती है? संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। इसी प्रकार ये हो भाषा जो है ये एक प्रकार की आदिवासियों की पहाड़ी भाषा है। ये खासी जो भाषा है ये असम के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? असम के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस प्रकार ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की कुछ भाषाएं थी। अब आगे चलते हैं, जो हमारा अंतिम भाषा परिवार बचा है ना, अंतिम भाषा परिवार कौन सा है? ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार थोड़ा सा बोरिंग जरूर लग रहा है, लेकिन बोरिंग को दूर करने के चक्कर में, न पढ़ने के चक्कर में, छोड़ने के चक्कर में आप अपने अंकों का नुकसान न करिए और इसे थोड़ी सी मेहनत के बाद आप सीख सकते हैं, तो सीखने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार में आपकी तो पहले यही बोली जाती है अंडमानीज, अंडमानी भाषा। कौन सी बोली जाती है? अंडमानी भाषा। एक अंडमानी भाषा होती है, दूसरी होती है ग्रेट अंडमानी भाषा। ग्रेट अंडमानी भाषा। अब ग्रेट अंडमानी और अंडमानी में अंतर क्या है? अंडमानी भाषा सामान्य लोगों द्वारा और सामान्य से जगहों पर बोली जाती है। ग्रेट अंडमानी भाषा अंडमान, जो ग्रेट अंडमानीज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें ज़्यादा क्षेत्र पे बोली जाती है, तो ग्रेट अंडमानीज हो गई। और एक होती है ओडो, ओडो भाषा है। और एक भाषा और आती है जारवा, एक और भाषा आती है जारवा। ये ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार की भाषाएं हैं, अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओडो और ओडो के बाद जारवा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में पाए जाने वाले जो भाषा परिवार हैं उनमें किस किस प्रकार की भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कुछ एक भाषाओं का या दो चार भाषाओं का हमने ये देखा कि ये भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं। अब जैसे ही हम अब्राहम ग्रियर्सन का भाषा और बोलियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना, उसमें हम जान जाएंगे कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, जो शायद पिछली क्लास में मैं चर्चा नहीं कर पाया था, उसके बारे में चर्चा करता हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो विश्व में कौन सी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है? क्विक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसे नॉलेज में है वो जल्दी बताए, और इसके बाद फिर मैं आपका उत्तर यहीं पे देता हूँ, है ना। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं की एक लिस्ट है जिसे SIL 2019 ने प्रकाशित किया था, है ना। SIL एक संस्था है अमेरिका की जो भाषा का सर्वे करती है। तो कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है जल्दी से आप मुझे बताएं, है ना, और ओके करें। हाँ, तो कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं। अरे वाह, प्रदीप सर का जवाब आया है, बहुत बढ़िया, प्रदीप सर ने बताया, वेरी नाइस। और ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मनीष सर का भी जवाब आ गया है। तो ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के सामने इनलिस्ट कर देता हूँ कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है उसमें पहली भाषा है मंडारिन। मंडारिन, जैसा कि ये मनीष सर और चौरसिया जी ने बताया कि मंडारिन भाषा कहाँ बोली जाती है? चीन में बोली जाती है। ये चाइना में बोली जाने वाली भाषा है और पूरे विश्व का 11.9% है ये, 92%, 11.92%। अब चीन, याद रखना है कि सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ की भाषा बोली जाती है? तो चीन की। क्यों भाई? क्योंकि इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो ये लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो भाषा को तो प्रयोग करेंगे ना। तो मंडारिन यानी चीन पॉपुलेशन 11.92% भाग पर बोली जाती है। दूसरे नंबर पर जो भाषा आती है, दूसरे नंबर की जो भाषा है वो स्पेनिश भाषा है। कौन सी भाषा है? स्पेनिश, और ये स्पेन में बोली जाती है। यूँ तो देखा जाए स्पेन बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन औपनिवेशक बनाने के मामले में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। उपनिवेश बनाने का मतलब ये होता है कि इसने कई सारे देशों को अपना गुलाम बनाया हुआ था, वहाँ पर इसका शासन चलता था। तो जब शासन चलेगा तो इसकी भाषाएं भी वहाँ रहेंगी, है ना। समझने का प्रयास कीजिए। तो स्पेनिश भाषा जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? स्पेन में बोली जाती है। और पूरे विश्व में 5.94% इसके बोलने वालों का क्या है? प्रतिशत है, 5.92। तीसरे नंबर पे जो भाषा आती है अंग्रेजी, जिससे आप हम सभी बहुत लोग क्या हैं, डरते होंगे। वो बघेली में एक कहावत है ना कि सर जी हमसे इंग्लिश नहीं बने बिल्कुल, कैसे कि वो खामा जेठ भाई का रिश्ता है।
तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं इंग्लिश के लिए। तो ये तीसरे नंबर पर बोली जाती है इंग्लिश, और दुनिया के 4.92% लोग इसे बोलते हैं, 4.92% लोग इसे बोलते हैं। और इसका जो स्थान है, अब वो स्थान तो USA है, यूए है, बहुत सारे अलग अलग देश हैं, अपने यहाँ भी बोली जाती है। तो अंग्रेजी का ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ स्पेशली बोली जाती है। इसे तो ये कहा जा सकता है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये। फिर इसके बाद चलते हैं अपन, तो ये मैं भाषाएं मिटा रहा हूँ, 3 भाषाएं अपनी हो चुकी हैं, चौथी भाषा मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथे नंबर पर अपनी ही भाषा आती है जिसको कहते हैं हम हिंदी। चौथे नंबर पर कौन आ जाती है? हिंदी। और कौन सी हिंदी बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। एक क्वेश्चन आ चुका है, खड़ी बोली को और क्या बोलते हैं? खड़ी बोली के बहुत सारे नाम हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसे सर हिंदी भी बोलते हैं, कन्नौजी भी बोलते हैं, खड़ी हिंदी भी बोलते हैं, है ना। इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो ये पूरे विश्व में 4.42% भूभाग पर बोली जाती है। अब ये पूरे विश्व में 4.42% जो भूभाग पर बोलती है, तो क्या भारतीय बस बोलते हैं? नहीं, भारतीयों के अलावा इसे पाकिस्तानी भी बोलते हैं, बांग्लादेशी भी बोलते हैं, मॉरिशस एक जगह है, एक देश है, वहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है। और बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? बिहारी बोली जाती है। तो इसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे, हिंदी बोली जाती है 4.42%। अब इसके बाद 5वें नंबर पे भारत की ही एक भाषा है और इसे कहा जाता है बंगाली, और नए एक्सेंट में अगर इसकी बात करें तो कौन सी है? ये बंगाली, बंगाली भाषा है, ये बंगाली बोली जाती है। और बंगाली कितनी बोली जा रही है? 2.96%, ठीक है, 2.96% बोली जाती है। तो ये था थोड़ा सा भाषा के बारे में कि विश्व में कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। अब आइए आगे चलते हैं अपन, कुछ और इसी में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें कहाँ चलना है? हम ये देखते हैं कि जो भारत में भाषा का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से हुआ है। तो आइए दोस्तों, अब तीसरी स्लाइड में देखते हैं अपन हिंदी भाषा का कालक्रम जो है किस प्रकार से विभाजन हुआ। मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था ताकि इसमें बहुत सारा हमें समय ना लग पाए। तो देखते हैं यहाँ से हम कि जो हिंदी भाषा का कालक्रम है, जो उसका विभाजन है किस प्रकार से हुआ। तो पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो प्रारंभ में थी, उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरे नंबर पर आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब एक एक का हम डिवीजन यहाँ पे देखते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली। कहाँ से? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। यहाँ पे जो ईसा पूर्व और ईसवी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मनीष सर ने इतिहास के चैप्टर में पढ़ाया है कि ये ईसा पूर्व और ईसवी कहाँ से आते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द आएगा कि पहली ईसवी, इसे इन्होंने माना है बहुत से विद्वानों ने कि यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो जो इसके उस पार का टाइम है वो ईसा पूर्व कहलाया, और जो इस पार का टाइम है वो क्या कहलाया? ईसवी कहलाया। तो ठीक है, इसके पहले ये चला। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहाँ चली? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसमें 2 तरह की संस्कृत बोली जाती थी, एक वैदिक संस्कृत थी, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जहां पर वेदों की रचना हुई है, उपनिषदों की रचना हुई है, मंत्रों की रचना हुई है। जैसे आपने वो रावण का शिव तांडव स्तोत्र सुना होगा, है ना, वो कुछ इसी प्रकार के थे। जटाटवी गलत ज्वलत प्रवाह पाविस्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, इस प्रकार की कुछ रचनाएं यहाँ पर हुई जो हमें सामान्य तौर पर समझ में नहीं आई। और फिर इसके बाद लौकिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत का जो कालखंड है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और इसके बाद है लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, नोट डाउन आप करते जाइएगा। तो ये प्राचीन आर्य भाषा का 2 तरह से डिवीजन हुआ, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। इसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक चली। कहाँ तक चली? ईसवी तक। ईसा पूर्व से ईसवी आ गया है, देखते जाना है आप लोगों को कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक का इसका जो कालखंड है उसे 3 प्रकार से डिवाइड किया है।
तो जैसे हमने पढ़ा था कि हिंदी का जो पिछला वीडियो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, पाली से हुई। तो पाली अब यहाँ पे आई है 500 ईसा पूर्व में ये पाली आई, पहली ईस्वी तक चली, 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक ये पाली भाषा चली। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पाली भाषा कौन सी है, प्रथम देशज भाषा है, बुद्ध जी के उपदेश यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद दूसरी भाषा है प्राकृत भाषा, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली और इसे दूसरी देशज भाषा कहा गया। यहाँ पे महावीर स्वामी जी के जो उपदेश हैं वो इस भाषा में दिए गए। प्राकृत अपने मार्ग से अपभ्रंश होती है, भटकती है, और अपभ्रंश भाषा आती है जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलती है। अपभ्रंश भाषा को संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं, आक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं, चूंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे आक्रांताओं द्वारा, आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और बहुत सारे शब्द इसमें आके सम्मिलित हो गए, दूसरी भाषाओं के शब्द सम्मिलित हो गए। और इसी में कुछ विद्वान यहाँ पर, ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1000 ईस्वी, यहाँ पर कुछ विद्वान 900 से लेके 1100 ईस्वी तक अवहट्ट का टाइम मानते हैं। किस भाषा का समय मानते हैं? अवहट्ट का समय मानते हैं। और अवहट्ट से ही फिर हिंदी का प्रादुर्भाव होता है। आपको ये समझना चाहिए, अवहट्ट है और अवहट्ट से ही किसका प्रादुर्भाव होता है? हिंदी का ही प्रादुर्भाव होता है। यहाँ पर एक बहुत विशेष बात याद रखने योग्य है कि विद्यापति की कीर्तिलता एक रचना है जो अवहट्ट की प्रथम रचना मानी जाती है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है ना, विद्यापति की कीर्तिलता, और उसी में ही पहली बार अवहट्ट शब्द का प्रयोग भी पाया गया है। तो रिया जी ने एक क्वेश्चन किया था कि जो हिंदी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसका आंसर आपको मैं दे रहा हूँ कि कुछ विद्वान 900 से 1100 ईस्वी तक अवहट्ट के साथ ही हिंदी मानते हैं और कुछ विद्वान आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के डिवीजन में प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। तो हिंदी का इस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ, ये रिया जी के लिए था। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हम देखेंगे 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रही है, तो यहाँ पे प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी थी। फिर मध्यकालीन हिंदी जो आई वो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक आई। और इसके बाद आधुनिक हिंदी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक है। अब जो आधुनिक हिंदी है उसका कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसे क्या करें, ओके करके मुझे बता दें और मैं इसे फिर इरेज करके और दूसरा भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, चलिए मैं इसे इरेज किए देता हूं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जो हिंदी भाषा है उसका कालक्रम का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है, और किस प्रकार से ये भाषाएं अपना रूप परिवर्तित करते करते आज जो हमारे बीच में हैं, जिसे आप हिंदी कहते हैं, वो शुद्ध रूप नहीं है। क्यों नहीं है शुद्ध रूप? क्योंकि आपने अभी पढ़ा अपभ्रंश के टाइम पे, जो मैंने बताया था टाइम पीरियड, कि बहुत सारे आक्रमणकारी आए, विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी थे। उस दिन भी मैंने बताया था कि ये द्रविड़ों का देश है, पहले यहाँ द्रविड़ रहते थे, इसके बाद आर्य आए, आर्यों के बाद फिर मुगल आए, मुगल के बाद फिर डच, पुर्तगाली, इंग्लिश, अंग्रेज, फ्रेंच, दुनिया भर के लोग आए। कोई भी अपनी भाषा को छोड़ के नहीं आया, कोई भी अपनी संस्कृति को छोड़ के नहीं आया, सब अपनी भाषा को लेके आए। और उन्हीं भाषा शब्दों से ही बढ़ते बढ़ते हिंदी का इस प्रकार का विकास हुआ जो अपन पिछले यहाँ पे अभी पढ़ चुके हैं। अब जो मैंने आपको बताया था आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक, उसमें एक वर्गीकरण होता है जो आता है भारतेंदु युग। कौन सा युग आता है? भारतेंदु युग आता है, जो कि 1850 ईस्वी से प्रारंभ होकर और 1900 तक चलता है। कहाँ तक चलता है? 1900 तक चलता है। भारतेंदु युग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आगे अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे, है ना। फिर इसके बाद आता है द्विवेदी युग। कौन सा युग आता है फिर इसके बाद आता है आपका द्विवेदी युग, जिसका टाइम पीरियड था 1900 ईस्वी से 1920 तक। कहाँ तक चला ये?
1900 ईस्वी से 1920 तक चलता है। फिर इसके बाद तीसरा छायावाद युग आया। छायावाद युग चला 1920 ईस्वी से, और ये कहाँ तक चला है? ये चला है 1936 तक। 1936 तक। इसमें इम्पॉर्टेंट जो विद्वान थे वो पंत थे, है ना, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इत्यादि लोग थे ये, और रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा वगैरह इस टाइम के थे, छायावाद युग के। ठीक है ना। इसके बाद आता है 1936 से 1946 का जो युग है उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद युग 1936 ईस्वी से 1946 तक, 1936 से 1946 तक। और ये प्रयोगवाद कहलाया। यहाँ पे खड़ी बोली का प्रादुर्भाव ज़्यादा हुआ, खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादा हुआ। नाटक, कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ये सारी चीज़ें हमें किस में देखने को मिलती हैं? प्रयोगवाद में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे विशेष जो मैं बताने वाला था कि खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादा हुआ। किसका हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादा हुआ। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पे भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं कहते कि वो विशुद्ध हिंदी बोल रहा है, विशुद्ध शब्द, यानी यहाँ पे तत्सम शब्दों की प्रचुरता ज़्यादा थी, और यहाँ पे ये विदेशी शब्द ज़्यादा जुड़ गए। कौन से शब्द ज़्यादा जुड़ गए? यहाँ पे विदेशी शब्द। यहाँ पे देशज शब्द थे, विशुद्ध देशज तत्सम शब्द थे, उनका प्रयोग हुआ। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, है ना, उपन्यास सम्राट या बड़े ही प्रसिद्ध कहानीकार माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, तो इत्यादि लोगों ने यहाँ पर अपनी ख्याति खूब प्राप्त की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्या था, कुल मिला के हिंदी भाषा जो थी उसका विकास क्रम था। इसे मैं एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं इसको इरेज किए देता हूँ, है ना। चलिए, ये मैं इरेज किए दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम चलते हैं कि भारत में जो भाषा है वो किस प्रकार की भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, या क्या है वो, या संविधान में उसकी अवस्थिति क्या है, संविधान में उसकी अवस्थिति क्या है। तो संविधान में भाषा, ये आप अपने नोटपैड पे हेडिंग बना सकते हैं। संविधान में भाषा कहाँ वर्णित है, कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं, है ना, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं थोड़ा सा कि जो भाषा होती है उसके पहले और क्या चीज़ें होती हैं। तो भाषा के पहले एक चीज़ होती है बोली। बोली और भाषा में क्या अंतर होता है, ये बोली के बाद डायरेक्ट भाषा आती है कि बीच में भी और कोई स्टेप होता है। तो बोली क्या होती है? तो बोली है, इसमें छोटे क्षेत्र की भाषा होती है। ये पहली इसकी जो बोली की विशेषता हो जाती है बोली की, ये क्या होता है, छोटे स्तर पर बोली जाती है। छोटे स्तर पर या छोटे क्षेत्र पर बोली जाती है, या इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक नहीं होता है। प्रायः इसमें व्याकरण का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? व्याकरण का अभाव होता है। इसका स्वयं का कोई शब्दकोश, क्या शब्दकोश, जो मानक शब्दकोश कहलाता है, वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें रचनाएं भी बहुत कम होंगी। तो ये होती है बोली। अब इसके बाद चलते हैं, बोली के आगे चलते हैं अपन, बोली के आगे चलते हैं अपन, एक कहलाती है विभाषा। क्या कहलाती है? विभाषा। और इसी का एक दूसरा नाम है, इसे उपभाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभाषा भी कहा जाता है। बोली का विस्तृत क्षेत्र, यानी बोली से थोड़े ज़्यादा बड़े भूभाग पर बोली जाती है। थोड़ा सा इसका जो क्षेत्र होता है, बोली की अपेक्षा क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र व्यापक होता है। बोली की अपेक्षा क्षेत्र व्यापक होता है, और इसमें रचनाएं होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? रचनाएं होने लगती हैं। अपेक्षाकृत मानक शब्दकोश भी मिलने लगता है। मानक शब्दकोश क्या होता है? मिलने लगता है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, विभाषा या उपभाषा होती है। और इसके बाद आती है आपकी भाषा, जिसके बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। तो भाषा क्या होती है, भाषा का क्षेत्र जो होता है, पहला तो यही है कि क्षेत्र इसका क्या होता है, व्यापक होता है। किसका, भाषा का। भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। मानक शब्दकोश होता है, मानक शब्दकोश होता है। व्याकरण सुसम्मत होती है। सुसम्मत मतलब सबका मत होता है इसमें। व्याकरण क्या होती है, सुसम्मत होती है। रचनाएं होती हैं, है ना, और ये सबके द्वारा स्वीकार की जाती है। तो ये क्या कहलाती है, भाषा होती है। मानकीकरण का मतलब ये होता है कि इससे राज्य के जो काम होते हैं, यानी राजकाज के जो काम होते हैं, आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया जाता है और राजकाज के काम होते हैं इससे। तो ये आपकी क्या होती है, भाषा होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं और पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में भाषा का जो प्रादुर्भाव है वो कहाँ पे है। तो एक बहुत ही बेहतरीन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा जैसा शब्द भारतीय संविधान में नहीं लिया गया है। राष्ट्रभाषा की जगह पे भारत में जो शब्द लिया गया है वो है राजभाषा। कौन सी भाषा, राजभाषा। राज्य नहीं, राजभाषा। ठीक है। अब राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि भारत में जो प्रदेशों का वर्गीकरण हुआ है, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, है ना, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, संविधान में भी पढ़ा होगा। भारत का प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर हुआ है, वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है, भाषा के आधार पर हुआ है। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश सबसे पहले अलग हुआ। मध्य प्रदेश का भी जो गठन हुआ था, या जो मध्य प्रदेश अलग हुआ था, किसके आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर हुआ था। तो इसलिए कोई भी प्रदेश जितने हैं हम अपने यहाँ भारत में, उन्होंने सब एक मत रूप से किसी भी भाषा को स्वीकार नहीं किया है। वो तो ज़्यादा बोलने के उद्देश्य से हिंदी को टॉप रैंक मिल गया है। ठीक है ना। तो जो भाषा है उसमें आप एक परिभाषा जानना चाहिए हमको। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदी है हमारी, इसकी परिभाषा क्या है। तो हिंदी की परिभाषा अपन देख लेते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ हिंदी की परिभाषा क्या है। हिंदी की परिभाषा है कि राजभाषा हिंदी, मानक हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की संस्कृतनिष्ठ मानक खड़ी बोली को माना जाता है ना। तो सौरसेनी से निकल कर आई है ये राजभाषा, या जो मानक भाषा आप जिसे मानते हैं हिंदी को। हिंदी जो मानक भाषा है वो किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से निकली तो किसकी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी यहाँ पे आपकी उपभाषा है। क्या है, पश्चिमी हिंदी, यानी यहाँ पे क्या है आपकी उपभाषा है। सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी उपभाषा की खड़ी बोली ही आपकी मानक भाषा या हिंदी है, मानक राजभाषा हिंदी है। अब खड़ी बोली को क्या कहते हैं, कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौरवी भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। किसकी परिभाषा हो गई, हिंदी की। अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं वो अनुच्छेद कितने कितने में हैं। तो संविधान में जो भाषा है वो अनुच्छेद 343 में दी गई है। आर्टिकल 343 में भाषा संबंधी अनुच्छेद है ना, या भाषा संबंधी बातों का यहाँ पे जिक्र किया गया है आर्टिकल 343 में। अब जो आपके संविधान में क्या पाए जाते हैं, भाग पाए जाते हैं, अनुसूचियाँ पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी अनुसूचियाँ पाई जाती हैं, तो 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343, 8वीं अनुसूची भाग 22वां। कौन सा भाग, भाग 22वां अनुसूची 8वीं। अनुसूची कौन सी, 8वीं। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद कौन सा है, 343। ये स्थिति है संविधान में, भारतीय संविधान में हिंदी की अवस्थिति और इसके साथ जो और भी भाषाएं हैं उनकी अवस्थितियाँ हैं, है ना। सॉरी, यहाँ पे 22वां भाग जो लिख गया है उसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, 22 भाषाएं हैं, है ना, 22 भाषाएं हैं।
क्या हैं? 22 भाषाएं। तो 343 8वीं अनुसूची और 22 भाषाएं हैं। अब वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे जानने के लिए पहले एक जान लीजिए कि हिंदी की यहाँ पे जो लिपि है, मैंने आपसे पहले चर्चा की थी कि हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसका भी जिक्र यहाँ पर इस अनुच्छेद में किया गया है। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी। इंग्लिश कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? जल्दी से इसका आंसर दें और फिर बताएं मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि कमेंट, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये मनीष सर जी बता रहे हैं, चौरसिया जी बता रहे हैं, और योयो बहुत बेहतरीन, योयो ने बताया है, विजय ने बताया है, बहुत बढ़िया, रिया जी ने भी बताया है, बहुत बढ़िया। तो इंग्लिश कौन सी लिपि में लिखी जाती है? सभी लोगों का आंसर है रोमन। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लैंग्वेज में, रोमन लिपि में लिखी जाती है। जो अंग्रेजी लैंग्वेज है वो रोमन में लिखी जाती है और हिंदी हमारी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब संविधान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे इसमें भाषा के संदर्भ में कि संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। तो प्रारंभ में यहाँ पर 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। संविधान में प्रारंभ में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया जा चुका है। और इसके बाद जो 14 वो भाषाएं थी, आप यदि कहें तो मैं उनका नाम लिख देता हूं, नहीं मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूं कि 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं, है ना। तो 14 भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं पहले शामिल की गई थी। इसके बाद जो 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। कब हुआ? 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम क्या था? सिंधी भाषा था। और ये 15वीं भाषा बनकर आई। कौन सी भाषा बनकर आई? 15वीं भाषा बनकर आई और 15वीं भाषा बतौर सिंधी को शामिल किया गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। और 71वां जो संविधान संशोधन था वो कब हुआ? 1992। कब हुआ? 1992 में हुआ। और इसमें कुल मिला के 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें कुल मिला के कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसके लिए एक आमतौर पर ट्रिक याद की गई है, सभी वैसे कंपटीशन वाले इसे याद करते हैं, नमक। 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो नमक में ना से हो गई नेपाली। कौन सी भाषा हो गई? ना से हो गई नेपाली, माँ से हो गई मणिपुरी और का से हो गई आपकी कोंकणी। कौन सी हो गई? कोंकणी। ये आपकी 3 भाषाएं जुड़ गई इसमें, ठीक है। 3 भाषाएं जुड़ गई तो अब भाषा की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। और इसके बाद 92वां जो संविधान संशोधन हुआ, कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन जो हुआ वो कब हुआ? 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। 18 आपकी पहले हो गई थी और अगर 18 + 4 कर दी जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 22। तो यहाँ पे 22 भाषाएं हो जाएंगी। तो जो 4 भाषाएं जोड़ी गई उनकी एक ट्रिक है ना, ये आपको याद रखना है। इससे तो इससे BO से हो जाएगी आपकी बोडो, D से हो जाएगी डोंगरी और MA माँ से हो जाएगी आपकी मैथिली। कौन सी हो जाएगी? मैथिली। और S से हो जाएगी संथाली। संथाली, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? संथाली। बोडो, डोंगरी और मैथिली, संथाली, ये आपकी भाषाएं हो जाएंगी पूरी। और इस प्रकार से आपने देखा कि संविधान में 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं। पहले 14, फिर 1, 15, 3,
18 और 4 22, इस प्रकार से ये जोड़ी गई। ये जब शुरू में जोड़ी गई थी 14, तो ये 14 थी। फिर इसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ। फिर इसके बाद जो 92वां बाद में हुआ है, इसके बाद 71वां हुआ और फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ। और इस प्रकार से हो गई आपकी भाषाएं कंप्लीट। तो आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि संविधान में भाषा की अवस्थिति क्या है। हो सकता है कि थोड़ा सा आज का लेक्चर बोरिंग रहा हो, टाइम लंबा लगा हो, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। एक बार 2 बार इसे मन लगाकर आप देखें तो आपका ही हित होगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक एक अंक बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो में आप अंत तक बने रहें और किसी को जज करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप पढ़ने का प्रयास करें। जितना हमसे हो पाएगा हम आपकी सहायता करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।